अमेजन नदी बेसिन में जीवन। अमेजन नदी बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। अमेजन नदी इसी से होकर बहती रहती है। अमेजन नदी में बहुत सारी नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। क्या आप जानते हैं स्पेनिश खोजकर्ता ने अमेजन नदी की खोज की, जो उन पर हेडगियर और घास के स्कर्ट पहने जनजातियों के एक समूह ने हमला किया। इन लोगों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य में अमेजन के नाम से जानी जाने वाली महिला योद्धाओं की क्रूर जनजातियों की याद दिला दी। इसका नाम अमेजन नदी रखा गया। जलवायु। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। यहाँ पर मौसम दिन और रात दोनों में ही समय लगभग समान रूप में गर्म और आर्द्र होता है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च आर्द्रता की अति उच्च होती है। उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। क्या आप जानते हैं ब्रोमेलियाड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे जानवर अपने अंडे देने के लिए जल के इन पॉकेट्स का उपयोग करते हैं। वनस्पति वन इतने घने हैं कि पत्तियां और शाखाओं द्वारा छत सी बन जाती हैं, जो सूर्य की रोशनी को भूमि तक नहीं पहुंचने देती, जिनके कारण भूमि अंधेरी और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया के बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड, ब्रोमेलियाड पौधे होते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। वन्यजीव में वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, मकाओ और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों के अंदर स्लॉथ और चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह अमेजन असाधारण रूप में समृद्ध है। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर उनके अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं। यहाँ नदी में पकड़ती मछली पकड़ती हैं, और जबकि महिलाएं फसलों पर ध्यान रखती हैं। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन और दहन कृषि पद्धति का उपयोग करते हैं। इसका मुख्य आहार मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। बदलता परिदृश्य। अमेजन नदी बेसिन में विकासात्मक गतिविधियां जैविक रूप में विभिन्न वर्षावन के निवास का कारण बन रही हैं। वनों की कटाई हरे भरे जंगलों की बंजर भूमि में बदल रही है। विचारणीय बिंदु है कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के स्वच्छ जल में स्थानिक सुसु नामक डॉल्फिन की एक किस्म पाई जाती है, जिसे
जिसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहा जाता है। सुसु की उपस्थिति नदी के स्वास्थ्य का संकेत है। उच्च मात्रा में रसायनों वाले अनुपचारित औद्योगिक शहरी अपशिष्ट इस प्रजाति के अस्तित्व के लिए खतरे में डाल रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र भी सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों इसमें अपवाहित होती हैं। जलवायु। यहाँ की जलवायु बहुत मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंडी होती है। वन एवं वनस्पति। यहाँ की मृदा उपजाऊ है। साथ ही फसल उगाने के लिए समतल भूमि की उपलब्धता के कारण लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान के खेतों के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें में गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा है। गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल, असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार, असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वन्यजीव। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवन, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने घोरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और तीव्र ढलान वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बेसिन के विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इसमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप में पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर पाए जाते हैं। नदी के स्वच्छ जल झील बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला, हिल्सा मछलियाँ की सर्वश्रेष्ठ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं सपाट सतह बनाने के लिए खड़ी ढलानों पर छतें बनाई जाती हैं जिन पर फसलें उगाई जाती हैं। ढलान को हटा दिया जाता है ताकि पानी तेजी से बह जाए। जनसंख्या वितरण में पर्यावरण प्रमुख भूमिका निभाता है। तीव्र ढलान वाले पर्वतीय क्षेत्रों का भूभाग दुर्गम है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में लोग कम जनसंख्या में रहते हैं। मैदानी क्षेत्र मानव निवास के लिए सबसे उपयुक्त भूमि मानी जाती है। मैदानी भाग का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े कस्बे, शहर हैं जैसे प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। मछली और चावल इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। विचारणीय बिंदु। लीबिया के त्रिपोली के दक्षिण में सहारा रेगिस्तान अजीजा वर्ष 1922 में सर्वाधिक तापमान 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। गर्म मरुस्थल सहारा क्षेत्र, यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों में से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। जलवायु। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है और आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिसमें रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इसके ताप का विकिरण होने से
चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी, तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। क्या आप जानते हैं वर्तमान सहारा हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा रेगिस्तान में गुफा चित्रों से पता चला है कि वहाँ मगरमच्छ वाली नदियाँ हुआ करती थी। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, मवेशी, बकरियाँ सामान्य पशु थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों में मरुधान, खजूर के पेड़ के घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। ऊँट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न प्रजातियाँ, पूर्व छिपकली यहाँ के वन्यजीव हैं। जल जीवन। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ रहते हैं, जो विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इसमें बेदुइन एवं तुआरंग भी शामिल हैं। जलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध निकलना, इनकी खाल से ये पेटी, जूते, बाट, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। धूल भरी आंधियाँ एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। सहारे में मरुद्यान एवं मिस्र में नील नदी लोगों के निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम शामिल है। विचारणीय बिंदु है कि लद्दाख को खापा चाय का नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि बर्फीली भूमि। द्रास पृथ्वी के सबसे ठंडे बसे हुए स्थानों में से एक है। लद्दाख में स्थित है। शीत मरुस्थल लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। लद्दाख से लेकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों, महाखड्ड, गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ जैसे ग्रैमी हिमानी। जलवायु। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीत एवं शुष्क होती है। कम ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। रात में तापमान 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में ये बर्फीला और ठंडा हो जाता है। तापमान हर समय 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होती है। यह क्षेत्र बर्फीली वायु, तेज जलाने वाली सूर्य ताप का अनुभव करता है। वनस्पतियाँ एवं वन्यजीव। यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। यहाँ पशुओं के चरने के कहीं पर ही घास और छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में सरपत, विलो और पॉपलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी, अखरोट जैसे वृक्ष पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। रॉबिन, रेड स्टॉर्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन और हुप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इसमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, विभिन्न प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं
को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है। भेड़ और बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। जल जीवन, यहाँ के अधिकांश लोग मुस्लिम एवं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र अनेक बौद्ध मठ अपनी परंपरागत गोपा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हेमिस, थिक्से, शे, लामायुरु। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम और सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय और दुकान भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह सड़क और जलमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। निष्कर्ष रूप में कहें तो इस अध्याय में हमने कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली को समझा, जिसमें विश्व की जलवायु की विविधता का पता चलता है। हमने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जीवन प्रणाली को समझा। इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली अनूठी चुनौतियाँ एवं तथा जैव विविधता पर प्रकाश डाला। अंत में इनमें जलवायु परिवर्तन के वैश्विक प्रभावों पर चर्चा की। इन गंभीर मुद्दों के समाधान और हमारे ग्रह के भविष्य की सुरक्षा के लिए सामूहिक कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। महत्वपूर्ण शब्दावली: भूमध्य रेखा, ध्रुवों के समान दूरी पर पृथ्वी पर खींची गई एक रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है तथा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समानांतर होती है। जलवायु परिवर्तन यह तापमान और मौसम के प्रतिरूप दीर्घकालिक बदलाव को संदर्भित करता है। जोखिम है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रह के समग्र तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि, ओजोन छिद्र, संताप मंडल में ओजोन सांद्रता की कमी को ओजोन छिद्र कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व, इसका अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 है। मरुस्थल या शुष्क क्षेत्र जिसमें अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान होता है, इसमें दुर्लभ वनस्पति पाई जाती है। लद्दाख 2 शब्दों से मिलकर बना है। ला जिसका अर्थ पर्वतीय दर्रा, डाक जिसका अर्थ है देश।